आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल फोन हमारा हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या होगा अगर वही फोन आपकी जान का दुश्मन बन जाए और मौत का संदेश देने लगे। ये पिछले 3 दिनों से हो रहा है। रात के ठीक 12:02 पर मुझे एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है और स्क्रीन पर सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखाई देता है। भाई तो शायद ज्यादा काम की वजह से तनाव में है। कोई प्रैंक कॉल होगा यार। आजकल हैकर्स ऐसे डरावने सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके लोगों को अक्सर परेशान करते रहते हैं भाई। समीर, ये सामान्य हैकिंग नहीं है। जब मैं कॉल उठाता हूँ तो दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। विवेक शहर के एक पॉश इलाके में अकेला रहता था। वो एक तार्किक इंसान था, लेकिन उस आधी रात के सन्नाटे में बजती रिंगटोन ने उसकी नींद उड़ा दी थी। ये तस्वीर, ये तो मेरी पुरानी कार एक्सीडेंट वाली जगह है। लेकिन ये फोटो किसने खींची? उस वक्त वहां मेरे और उस घायल आदमी के सिवा कोई तीसरा मौजूद ही नहीं था। अचानक घर के स्मार्ट गैजेट्स अपने आप चलने लगे। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। टारगेट अब 10 मीटर की दूरी पर है। विवेक, भागना तुम्हारी फितरत है, लेकिन डिजिटल दुनिया में हर कदम के निशान रह जाते हैं। तुमने उस रात जो छोड़ा था वो आज तुम्हें वापस लेने आया है। तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं दूंगा। बस ये घटिया खेल बंद करो और मुझे चैन से जीने दो। विवेक, तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा है। सब ठीक है ना? मैंने देखा कि तुम्हारी बालकनी में कोई काला साया खड़ा था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था। रिया, अंदर मत आना। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरा फोन अब मेरे नियंत्रण में नहीं है और घर के दरवाजे अपने आप अंदर से लॉक हो गए हैं। कौन है वहाँ? जो भी हो, सामने आकर बात करो। इस लुका छुपी के खेल से क्या मिलेगा? क्या तुम उस आदमी के बेटे हो जिसका एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल सही पहचाना। उस रात जिस आदमी को तुमने ठोकर मारकर सड़क पर मरते छोड़ दिया, वो मेरे पिता थे। अगर वक्त रहते हुए तुमने एम्बुलेंस बुला लिया होता तो आज वो जिंदा होते। मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था। मेरी करियर की शुरुआत थी। मैं जेल नहीं जाना चाहता था। मैं तुम्हें जितने चाहो उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। स्वार्थी इंसान, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पश्चाताप चाहिए। ये पूरा घर मैंने स्मार्ट हैकिंग से कंट्रोल किया है। पुलिस बाहर खड़ी है और तुम्हारे जुर्म का कबूलनामा लाइव स्ट्रीम हो चुका है। विवेक को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी विशाल गायब हो गया। पुलिस अंदर आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर विवेक, आप किससे बात कर रहे थे अभी? इस घर में आपके अलावा कोई नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में भी आप अकेले ही दीवारों से बातें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन विशाल यहाँ था। उसने मुझे डराया। उसने लाइटें बंद की। ये सब डिजिटल हैकिंग थी। उसने खुद स्वीकार किया कि वो बदला लेने आया है। आप उसे ढूंढिए, यही कहीं होगा वो। विशाल नाम का कोई लड़का नहीं है विवेक। रिकॉर्ड के मुताबिक उस एक्सीडेंट में पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई थी। आप शायद अपने ही अपराध बोध का शिकार हो गए हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। अगर वो मर चुका है तो ये मैसेज कौन भेज रहा है? क्या कोई और है जो इस डिजिटल दुनिया के पीछे से मुझे देख रहा है? विवेक को जेल ले जाया गया। जेल की कोठरी में बैठे हुए उसके पास फिर से एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन देखा। उस पर लिखा था, बदला अभी बाकी है। जेल की काल कोठरी में विवेक अकेला नहीं था। उसके दिमाग में उन शब्दों की गूंज बार बार सुनाई दे रही थी। कोई इंसान इतनी सफाई से डिजिटल सिस्टम को कैसे हैक कर सकता है कि पुलिस को कोई सबूत ही न मिले? अगर विशाल मर चुका है तो वो आवाज किसकी थी? कोई इंसान इतनी सफाई से डिजिटल सिस्टम को कैसे हैक कर सकता है?
कि पुलिस को कोई सबूत ही ना मिले। तभी जेल की लोहे की सलाखों के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा अचानक विवेक की ओर मुड़ा और उसकी लाल लाइट तेजी से लपकने लगी, जैसे वो कुछ कह रहा हो। ए विवेक, तुम्हारी हालत देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही नीडर लड़का है, हैं? पुलिस कह रही है कि तुमने खुद को ही डराने के लिए ये सब जाल बुना है। अरे यार समीर, तुम मेरी बात का यकीन करो, कोई है जो हमारे बीच मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो फोन, वो मैसेज, वो सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। समीर ने धीरे से अपना फोन निकाला और विवेक को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में विवेक खुद को चोट पहुंचा रहा था और हवा में हाथ चला रहा था। ये सच नहीं है, वीडियो में जो दिख रहा है वो झूठ है। क्या तुम्हें याद नहीं कि उस रात तुमने भी वो अजीब कॉल सुना था जब तुम मेरे घर आए थे? दोस्त, उस रात मैं तुम्हारे घर आया ही नहीं था। मेरा फोन खराब था और मैं पूरे वक्त अपने ऑफिस में काम कर रहा था, जिसके गवाह मेरे सहकर्मी हैं, चाहे तो पूछ लो। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर समीर वहां नहीं था तो उस रात विवेक ने जिससे बात की थी वो कौन था? क्या वो वाकई उसकी कल्पना थी? तभी समीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने विवेक के कान के पास झुककर बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में कुछ ऐसा कहा। डिजिटल दुनिया में सिर्फ डेटा नहीं होता विवेक, उसमें पुरानी यादें और बदला भी स्टोर होता है। मैं विशाल का बड़ा भाई हूँ, जिसे दुनिया अब मरा हुआ समझती है। विवेक का दिल बैठ गया। क्या इसका मतलब वो सब तुमने किया था? लेकिन सीसीटीवी और पुलिस रिकॉर्ड्स, तुमने उन सबको कैसे चकमा दिया? तुम इतने साल कहाँ छिपे हुए थे? मैं एक एथिकल हैकर हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों के सामने जो दिखाया वो ऑगमेंटेड रियलिटी का कमाल था। तुमने वही देखा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। रही बात कानून की, तो उनके कागजों में समीर नाम का कोई शख्स वजूद ही नहीं रखता। मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे घर आया, तुम्हारी रोटी खाई, मास्क लगाकर विशाल नाम की आत्मा को क्रिएट किया, लेकिन कानून की नजरों में मैं वहां था ही नहीं। मैंने अपनी डिजिटल परछाई तक सीसीटीवी फुटेज में नहीं छोड़ी। मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं, बल्कि तुम्हें तड़पाना था। मुझे बस अपने पिता और भाई, अब तुम्हारे पास न सबूत है न गवाह। दुनिया तुम्हें एक मानसिक रोगी समझेगी। उस रात मेरे पिता की तड़प का हिसाब आज पूरा हुआ। अब चैन से रहो। विवेक कुछ बोल पाता उससे पहले समीर उठकर जाने लगा। उसने जाते जाते विवेक के फोन पर एक आखिरी कमांड भेजी, जिससे विवेक का सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो गया। पुलिस अंदर आई तो विवेक पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन समीर वहां से एक आम नागरिक की तरह बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।